हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन मास्टरमाइंड्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साक्षात्कार के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम बातें कर सके हमारे देश के विभिन्न अधिकारियों से, जो हैं हमारे इंडिया के असल मास्टरमाइंड्स। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पदाधिकारी और गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। सबसे पहले तो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म इंडियन मास्टरमाइंड्स में। थैंक यू। नमस्कार नेहा जी। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए डॉक्टर नवल दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार किसी कार्य के विकास के लिए या किसी क्षेत्र के विकास के लिए फंड से ज्यादा विजन की जरूरत होती है, जो आपने गोपालगंज का गौरव ऐप के जरिए सिद्ध किया है। इसका विचार किस प्रकार से आया आपके मन में, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ लोगों से मिलता हूँ और इसी दौरान बाहर जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, कई डिग्निटरीज हैं जो बहुत हायर पोजीशंस पे हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम है काफी। कई लोग हमसे मिलने की इच्छा बताए, हमने तुरंत समय दिया और मैं उनसे मिला। तो उन लोगों का यही सुझाव था कि साहब हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं अपनी जगह के लिए, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो 1-2 लोगों ने, जैसे कि पंकज त्रिपाठी जी हैं जो बहुत बड़े एक्टर हैं, अभी बॉलीवुड में एक्टर हैं, या प्रदीप सिन्हा जी हैं जो हमारे अच्छे बिज़नेसमैन हैं। इसी तरीके से और भी हमारे कई डिग्निटरीज़ हैं, उन्होंने इच्छा जताई। तो मैंने सोचा कि अभी तो जिन लोगों से, चंद लोगों से मैं मिला हूँ, उनकी इच्छा है कि हम कुछ करें। इस प्रकार से यदि सर्वे देखा जाए या बात किया जाए, तो हो सकता है कि सैकड़ों हज़ारों लोगों की इच्छाएँ हो कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए, हम अपनी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस सिद्धांत के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो इसी आधार पे अब मैंने एक ऐप बनाया और इस ऐप से जो गोपालगंज से बाहर हमारे जितने डिग्निटरीज हैं, वो उन सभी को मैंने जोड़ने का प्रयास किया। और अभी मैं बताऊं कि 499 लोग अभी तक रजिस्टर्ड हैं और भी कुछ लोग इसमें रजिस्ट्रेशन अभी कराने के लिए इच्छुक हैं, तत्पर हैं। उन लोगों की कई बार मैं मीटिंग्स भी लिया हूं और काफी उत्सुक हैं, सभी लोग काफी उत्सुक है, कुछ करेंगे। और कई प्रोजेक्ट्स भी मेरे पास इसमें आए हैं। कई लोगों ने तो इतना तक कहा कि साहब हम बाहर बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन अपने घर पे हमारी कोई पहचान नहीं है कि कम से कम मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि हमारे गांव वालों को भी लगे, हमारे समाज को लगे कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया। तो आप उसमें आप कुछ ऐड कीजिए। कई लोगों ने यह भी कहा कि भाई हम लोग बाहर बहुत कुछ हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसीलिए आप कृपया मेरी मातृभूमि के लिए हमें कुछ करने का मौका दीजिए। इसी आधार पे हमने इस ऐप को डेवलप किया। बिल्कुल। और कहते भी है ना डॉक्टर नवल कि हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कर्तव्य होता है कि जिस जन्मभूमि पर उस वो पले बढ़े हैं, बड़े हुए हैं, उस जन्मभूमि की बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए वो अपना योगदान दे सके, जो हर व्यक्ति की इच्छा भी होती है। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो जरिया है, जिस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, वो आपने प्रदान किया है, जो एक बहुत ही बड़ी पहल है। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर नवल, इस ऐप के माध्यम से अब तक कितने प्रवासियों ने अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए आइडियाज दिए हैं? आइडियाज तो मेरे पास बहुत आए हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने 7 लोग हैं, उनके आइडियाज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आइडियाज में जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में किसी ने ट्रेनिंग के लिए कहा, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। एक हम लोगों ने ही एक पुस्तक दान महाअभियान, एक कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसके साथ ही एक व्यक्ति हैं जिनके पास 3000 से अधिक पुस्तकें हैं, जो अपने लिए बाहर कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे पर्सुएशन पे कहा कि नहीं, मैं अपने जिले के लिए, इस गोपालगंज जिले के लिए कुछ करता हूँ। उन्होंने अपना इसमें शुरुआत की। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि साहब हम जिस विद्यालय से पढ़े हैं, उस विद्यालय में मैं कुछ करना चाहता हूँ, कि सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम चाहते हैं कोई कमरा डेवलप कर दें, कोई हम लाइब्रेरी डेवलप कर दें, कुछ हम कंप्यूटर्स दे दें, कुछ हम गार्डनिंग करवा दें, कुछ विद्यालय में हम कुछ ऐसा काम करवा दें ताकि लोग, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हम
याद रखे कि उस व्यक्ति ने यहाँ से पढ़ाई करके आज इस मुकाम को हासिल किया है, तो अपने विद्यालय के लिए कुछ किया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब हम चाहते हैं कि हमारे गाँव की सड़कें हैं थोड़ा इस तरीके से डेवलप हो जाए। हालाँकि हमारी जो जो इस ऐप के माध्यम से हमारा एक ही मकसद है कि जो व्यक्ति जो कार्य भी कराना चाहते हैं, वो अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन जिस रूप में देना चाहते हैं, अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से वो काम कराना चाहते हैं, कराएँ। हम उनसे फंड कोई नहीं लेने जा रहे हैं। हम जस्ट उनकी योजनाओं उनके उनकी आकांक्षा है उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। उस योजना को साकार करने में, उस आकांक्षा को साकार करने में वो अपना जो फंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से फंड कंट्रीब्यूट करें। गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से वहाँ गवर्नमेंट के जो चैनल्स है इसके माध्यम से जो भी वहाँ डेवलपमेंट के लिए बेस्ट हो सकता है, हम उसको जस्ट चैनलाइज करेंगे ताकि उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और गाँव में हमारे गांव के बाहर के हमारे उसी गांव के किसी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा ताकि हम दोनों के प्रयास से उस गांव का उत्थान हो जाए, उस विद्यालय या उस चीज का उत्थान हो जाए। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कई सारे आइडियाज़ आए, कई सारे प्रवासियों ने अपने-अपने आइडियाज़ इस ऐप के ज़रिए व्यक्त किए ताकि वो अपने क्षेत्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। मगर इनमें से हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितने आइडियाज़ को स्वीकृत कर फलीभूत करने की कोशिश की जा रही है? आप इसके बारे में हमें बताएँ। इसमें हम लोग तो 7 पे काम कर रहे हैं जिसमें कि 3 पे हम लोग 3 को हम लोग फलीभूत करने का ये उसके कार्य शुरू भी हो चुका है। जैसे कि मैंने एक इसके लिए बताया, एक पाठशाला के लिए मैंने बताया और एक है कि जो साइबर सिक्योरिटी की योजना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको ब्रीफ करना था, हमने उनको एक मौका दिया है। और एक हमारे डॉक्टर साहब भी थे जिनका कि रिसर्च है उसमें वो कुछ ट्रेन करना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने ट्रेन भी कराया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर नवल आप इस बात से सहमति जताएँगे कि किसी भी क्षेत्र, शहर या ज़िले के बहुमुखी विकास का जो सपना होता है, वो तब तक अधूरा होता है जब तक वहाँ के अंतिम घर तक शिक्षा का साधन ना पहुँच जाए। हम चाहेंगे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार बताएँ प्लीज़। बिल्कुल सही आपने कहा कि जब तक हम बेहतर रूप से शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम कहीं न कहीं अधूरे हैं। और इसको हमें शिक्षित होने का कतई मतलब नहीं है कि हम जस्ट एबीसीडी से लेकर के किसी किताब को पढ़ना शुरू कर दें। शिक्षित का मतलब है कि शिक्षित है, सुसंस्कृत है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति रही है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एक भाईचारा है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को मैं समझता हूँ कि यदि लोग अडॉप्ट कर लें तो हम समझते हैं कि बहुमुखी विकास हमारा हो सकता है। और शिक्षा जगत में निश्चित रूप से हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जो हमारे कई ऐसे टैलेंट हैं जिसको कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ख़ास करके हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं, उनके टैलेंट को हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। जबकि वो टैलेंटेड हैं, उनके टैलेंट को हम लोगों ने एक थिंक टैंक के रूप में चैनलाइज़ करने का प्रयास किया। हम उनसे आइडियाज़ ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं। और खास करके जो शिक्षक हैं, उनको पढ़ाने की जब ज़िंदगी भर 30 या 35 वर्ष कोई सेवा करते हैं शिक्षा जगत में, उनको पढ़ाने की इच्छा होती है। तो मैं कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी जो हमारा है, वहाँ भी हम इसको पठन-पाठन का कार्यक्रम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा कि हमारे पास हमने एक थिंक टैंक बनाया जिससे हम अपने करिकुलम को और शिक्षा जगत को और किस रूप से विकास कर सकते हैं, विद्यालय में और क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, उन लोगों से हम आइडियाज़ ले रहे हैं और हम आगे काम कर रहे हैं। और अब मेरी जो इच्छा है और जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि जितने भी पुस्तकालय हैं, पुस्तकालय को हम एक आकर्षण केंद्र बनाना चाहते हैं। आकर्षण केंद्र में जिसमें कि सभी उम्र, जैसे यदि कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं पुस्तक पढ़ना तो आएँ। हो सकता है उस वृद्ध व्यक्ति के साथ उनका छोटा-सा पोता हो, पोती हो या नाती हो या छोटे बच्चे हों, वो आना चाहते हैं। तो आना चाहते हैं तो उनके लिए आकर्षण का केंद्र भी है कि छोटे-छोटे जो खेलने की चीज़ें होती है बच्चों के लिए हम रखें, ताकि बच्चे उसमें एंगेज रहें और जो वृद्ध व्यक्ति हैं हमारे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें, वो पुस्तक से वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। और दूसरा कि बच्चों के लिए भी हम अट्रैक्टिव कई बुक्स वहाँ पे रख रहे हैं, जिससे कि बच्चों में हैबिट्स डेवलप कर जाए कि बुक्स को पढ़ने का। तो ये एक बेहतर माध्यम हो सकेगा। जी, बिल्कुल।
और इसके साथ ही बच्चों में यदि रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट की जाए तो कहीं न कहीं आगे चलकर जो शिक्षित समाज का सपना हमने देख रखा है, उससे साकार होता हुआ भी हम देख पाएँगे, वो साकार होता हुआ भी हमें नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही डॉक्टर नवल हम आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी क्षेत्र या समाज के विकास की यदि हम बात करते हैं, उस दौरान जो युवाओं का किरदार होता है, वो बहुत ही अहम हो जाता है। युवाओं के कंधे पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, उस समाज के बहुमुखी विकास के लिए, उस समाज को आगे लेकर जाने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, उन युवाओं की बढ़ोतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं? आप इसकी जानकारी हमें दें। बिल्कुल हमने युवाओं से एक हमने सिस्टम बनाया कि युवाओं से मैं फीडबैक लेता हूँ। यह मैंने सोशल वॉलंटियर का क्रिएट किया है। जिस सोशल वॉलंटियर्स को मैं धन्यवाद दूँगा तहे दिल से जिन्होंने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया। कोविड के समय में जब अपने-अपने को नहीं पहचान रहे थे, जब अपने-अपने की सेवा नहीं कर रहे थे, तो हमारे ज़िले में हमने 131 सोशल वॉलंटियर्स की सेवा ली और ये सभी सोशल जो वॉलंटियर्स थे हमारे, ये सभी वॉलंटियर्स डिफरेंट अस्पताल में खुद वहाँ उपस्थित रह के शिफ्ट वाइज़ इन लोगों ने काम किया, डे नाइट काम किया। हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल कर्मी हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। इन वॉलंटियर्स की संख्याओं को हम बढ़ा रहे हैं और इन वॉलंटियर्स से भी हम फीडबैक ले रहे हैं कि डिफरेंट हमारे पंचायत है, हमारे प्रखंड है, उन प्रखंड में हमारी योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें उनका क्या फीडबैक है, यदि वो हमारे पोजीशन में होते तो और क्या करना चाहते थे और इन योजनाओं को किस तरीके से वो क्रियान्वित करना चाहते हैं। प्लस हमारे सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लूप होल्स है, तो उसको भरने के लिए वहां से मैं फीडबैक सिस्टम्स क्रिएट किया हूं। तो इस तरीके से मैं युवाओं को एक इन्वॉल्व कर रहा हूं। दूसरी बात युवाओं के लिए है, तो युवाओं के लिए जो शिक्षा का मैंने बताया पुस्तकालय से युवाओं को हम जोड़ रहे हैं। साथ ही जितनी योजनाएं हैं तो उन योजनाओं से हम युवाओं को जोड़ रहे हैं फीडबैक सिस्टम से, ताकि उनको भी लगे कि नहीं हम चाह रहे थे कि इस तरीके से काम हो रही इस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से हम लोग और जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पहले अच्छी नहीं थी, जिसको कि हम सभी के प्रयास से काफी अच्छा किया गया है। इसमें मैं सभी युवाओं को काफी धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है। जी, बिल्कुल। और ऐसा कह भी सकते हैं ना हम डॉक्टर नवल कि जब जनता की सेवा करने की बात होती है, जनता के विकास के लिए यदि हम कार्य कर रहे होते हैं, तो यदि उनसे ही फीडबैक लिया जा सके, उनसे ही सलाह ली जा सके, उनसे ही राय-मशवरा किया जा सके, तो उनकी जो मदद करने की जो उनके प्रति सेवा की जो भावना है, जिस कार्य में हम तत्पर हैं, उस कार्य को करने में और ज़्यादा सहूलियत होगी, आसानी होगी हमारे लिए। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर नवल कि विकास के क्रम में आपने 57 साल पुराने स्थापित केंद्रीय पुस्तकालय को एक नया जीवन दिया है, नव जीवन दिया है। इस अभियान के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेना चाहेंगे। मैं एक बार शिक्षा कार्यालय का विजिट कर रहा था, उसी के बगल में पुस्तकालय है, तो मैंने पूछा कि ये बिल्डिंग कौन-सी है? तो बोला पुस्तकालय है। हमने कहा देखने से तो नहीं लग रहा है। तो सब वही जवाब था कि सर कोई फंड नहीं है इस तरीके का, तो हम क्या करें? फिर मैंने नगर परिषद है और सभी अधिकारियों की मैंने मीटिंग बुलाई। इसमें कई बैंक के कर्मी भी थे, हमने मीटिंग बुलाया और हमने कहा कि जो शहर के प्रबुद्ध कई लोग थे, इसमें कोई मीटिंग बुलाई। हमने कहा कि इस लाइब्रेरी को यदि हम सही तरीके से जीवित कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट होगा। एक तो जिला शिक्षा कार्यालय के बगल में है, वहाँ बगल में स्कूल है, शहर में केंद्र है, उसके पास अपनी ज़मीन है, उसके पास अपनी बिल्डिंग है। फिर मैंने नगर परिषद और अन्य लोगों की मदद से उसका जीर्णोद्धार कराना शुरू किया और फिर मुझे जस्ट एक ख़्याल आया कि क्यों सिर्फ़ हम एक ही पुस्तकालय पूरे ज़िले में ज़िंदा रखें? क्यों नहीं इस पुस्तकालय को हर प्रखंड में, हर शहर में और हर पंचायत में इसको डाला जाए? तो वहाँ से जस्ट मुझे आया कि हर गाँव तक भी अंत में हम गाँव तक हर गाँव तक पुस्तकालय को ले जाने का मैं प्रयास करूँगा। इस पुस्तकालय में काफ़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था, फैन नहीं है, रैक नहीं है, किताबों की संख्या बहुत कम थी, बैठने की सही जगह नहीं है, शौचालय नहीं थी, रंग-रोगन बिजली का सही से कनेक्शन नहीं था। तो इसमें हम लोगों ने काम किया, एसी नहीं है। तो और इसमें कई मैगज़ीन्स कहीं कभी कोई पुस्तक आती नहीं थी या कोई नोट्स होता नहीं था, तो हमने कहा कि इसको सुसज्जित करेंगे कई तरीकों से और इस तरीके का इसको लाइब्रेरी बनाया जाए
ताकि लोग बाहर से आएं और बैठें। यदि उनको घर में पढ़ने की सही जगह नहीं है तो पुस्तकालय में आके पढ़ें, ताकि उनको अच्छा फील हो और एक एक अध्ययन केंद्र बन सके। फिर हमने वहाँ एसी का प्रोविजन किया है, एक जो है एक अध्ययन कक्ष है उसका प्रोविजन किया है, जो वहाँ एसी रहेगा, या अब मुख्य लाइब्रेरी में भी एसी रहेगा। उसके बाद पीने का पानी है, शौचालय की व्यवस्था है, रंग रोगन है, सीढ़ी वगैरह उसका काफी डैमेज था, उसको हम लोगों ने ठीक कराया। रैक जो है काफी कई डैमेज हो चुके थे, उसको ठीक कराया। कई रैक्स हम लोगों ने डोनेशन पे लिया भी है। उसमें कई जो मैगजीन्स है उसका सब्सक्रिप्शन मैं, हमारे डीडीसी वो भी आईएएस ऑफिसर हैं, श्री अभिषेक रंजन, उन्होंने, हमारे एडीएम, हमारे सारे ऑफिसर्स में से मैक्सिमम ने कहा कि सर मैं एक एक मैगजीन को डोनेट कर रहा हूँ एनुअल सब्सक्रिप्शन। कई ने न्यूज़पेपर को एनुअल सब्सक्रिप्शन डोनेट किया है। और इस प्रकार से अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे केंद्रीय पुस्तकालय में 1500 से अधिक पुस्तकें केंद्रीय पुस्तकालय में है, और 3600 से अधिक पुस्तकें हमारे प्रखंड स्तर के जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां इतनी पुस्तकें आ चुकी है। और मेरी योजना है, और हमारे सभी कर्मियों ने, पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि सभी सरकारी कर्मी कम से कम एक पुस्तक को हम लोग वहां दान जरूर करेंगे। इस प्रकार से यदि हम अपने सरकारी कर्मियों से पुस्तक हम यदि कलेक्ट कर लेते हैं तो 16,000 से अधिक पुस्तकें हमारे जिले में आ पाएंगी, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एक मैं ऐड करूंगा, और जो मैं मिस कर गया, मैं इस पुस्तकालय को रीच कर रहा हूँ कि कोचिंग के नोट्स से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई जो छात्र हैं या छात्रा है कंपीट कर जाते हैं एग्जामिनेशन, उनके लिए उन नोट्स का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो नए आने वाले हैं, जो जिनको एग्जाम लिखना है, उनके लिए उस नोट्स का वैल्यू, काफी वैल्यू है। तो उन सारे नोट्स का कलेक्शन भी अपने यहाँ रखूंगा कि किसी को भी आना है तो कॉपी करा ले, या यहाँ आके पढ़ना चाहें। और उसको भी हम लोग कलेक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ छात्रों, कुछ जो स्टूडेंट्स है, उनका नोट्स हमें प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, और इसके साथ ही यह जो मुहिम है पुस्तक दान महादान, इस अभियान के साथ उन बच्चों पर खास तौर पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में जुटे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी, एक बहुत बड़ी मदद के रूप में यह अभियान सामने आएगा। इसके साथ ही डॉक्टर नवल किशोर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिले के विकास के लिए, चाहे हम केंद्र और राज्य सरकार की बात करें, उनके द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी होती है, उसे कराने की जिम्मेदारी बतौर जिला अधिकारी आपके ही कंधों पर होती है। हम जानना चाहेंगे इस दौरान गोपालगंज की बेहतरी के क्रम में किन प्रकार की चुनौतियां आपके समक्ष आई और आपने उनका समाधान किस प्रकार से किया। आप हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, सरकार की योजनाएं हैं और मूल काम हम लोगों का है कि उसको विधिवत तरीके से क्रियान्वयन कराएं। तो क्रियान्वयन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक तो हमारा इंटेंट क्या है कि हम किस तरीके से हम कराते हैं। दूसरा है कि टाइम बाउंड, किसी कोई भी योजना यदि समय पर या समय से पूर्व यदि पूरी हो जाती है तो सरकार के लिए भी काफी अच्छा है, और जनता के लिए भी काफी अच्छा है कि जिनके लिए वो राशि आई थी उनका सही तरीके से हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं कई प्रकार के लेकुनाज हैं, कई प्रकार की लैक्सिटीज थी कि समय पे टाइम बाउंड योजनाएं पूरी नहीं होती थी। तो हमने बार बार मॉनिटरिंग करके, बार बार लोगों को बुला करके, किसी को वार्न करके भी, कुछ लोगों पर कार्रवाई करके भी हमने इसे ठीक करने का प्रयास किया। दूसरा, कि जब योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो आम लोगों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई है, प्रशासन से, सरकार से आम लोगों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई है। तो आम लोगों की जो इच्छा है या आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उसको उन योजनाओं में इनकॉर्पोरेट करना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको हमने जो अपने वॉलंटियर्स हैं उनसे फीडबैक लेकर के, उनके माध्यम से फीडबैक लेके हम योजनाओं की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ऐसी योजनाओं में कहीं कोई गड़बड़ी है या योजनाओं में कोई गुणवत्ता, किस कम गुणवत्ता का सामान प्रयोग हो रहा है, तो उस पर हम लोग फोर्स करते हैं, या हमारा विद्यालय ये सही तरीके से कहीं रन नहीं कर रहा है, उसमें कुछ फीडबैक आ रहा है, तो कुछ पनिशमेंट और रिवार्ड सिस्टम से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और लोगों को ले करके आगे बढ़ने से ऐसा लगता है कि लोगों को भी फील होता है कि भाई हम इस जो हमारा डेवलपमेंट है, ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट है, तो लोगों को एक सेटिस्फैक्शन भी है, लोग खुश भी हैं, और सरकार का काम भी हम बेहतर से कर रहे हैं। इसके साथ ही जब हम अपेक्षाओं की बात करते हैं डॉक्टर नवल, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने विभिन्न अभियानों की शुरुआत की जिले के बेहतरी के उद्देश्य के हेतु, तो बतौर जिलाधिकारी लोगों से आपकी किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, आप इसके बारे में हमें बताएं। ओह, थैंक्स, आपने बहुत बड़ा सवाल ये कर दिया। देखिए, मेरी तो यही अपेक्षा है आम लोगों से
कि जो भी सरकार की योजना है, सरकार बहुत सोच समझ के किसी योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और जितनी बेहतरी से हमें वो सहयोग करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से हम योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि कहीं पे किसी को शिकायत है, कुछ सुझाव है, तो हमें वो जरूर दें ताकि हम उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कि सरकार की जो भी राशि खर्च हो रही है, ये आम जनता के लिए है, ये हमारा गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, और हमारा ये हमारे समाज के लिए हो रहा है, तो समाज को ओन करना चाहिए। किसी भी योजना को, किसी भी स्कीम को, या कोई किसी सरकार का कोई गाइडलाइंस है, तो उसको ओन अप करना है हमें। हम ये नहीं समझे कि सरकार का काम है सरकार कराए, हम ये समझे कि हमारे गांव में, हमारे समाज में काम हुआ तो इसकी रक्षा हम करें। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम लोग बोलते हैं, तो उसको, योजनाओं को सही तरीके से वो ओन अप करे, वो फील करे कि हमारी योजना है। मैं एग्जांपल जैसे कोट कर रहा हूँ, अब सफाई के लिए हमने शहर में लोगों के एजेंसियों को हायर कर रखा है, और एजेंसियां सफाई करती है, तो इसका मतलब ये है कि उस सफाई कर्मी को हम सहयोग करें। ये नहीं कि वो सफाई करके जा रहा है फिर हम कचरा फेंक दे रहे हैं रोड पे, वो नाली हम साफ करके जा रहा है, फिर नाली में हम कुछ अपने घर का सार सब कुछ डाल दे रहे हैं। तो ये ओन अप करना नहीं हुआ। ओन अप करना इसको बोलेंगे कि नहीं भाई, डस्टबिन हम रखे हुए हैं हर घर में, तो जो भी जो गार्बेज है उस आइटम्स को हम डस्टबिन में रखे हैं। हमारा जो सफाई कर्मी वहां जाता है वो भी एक इंसान है। ये उसकी मजबूरी कहिए, या उसका आलम कहिए, या उसका शौक कहिए कि वो जॉब को कर रहा है, तो हम उसको एक इंसान समझे, और हम समझे कि हमारे सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, और इस तरीके से हम उसे सहयोग करें, तो हम बेहतर तरीके से सभी लोग काम कर पाएंगे। और यही मेरी सभी लोगों से अपेक्षा है। जाते जाते जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, खासकर वो दर्शक जो युवा हैं, जो यूपीएससी की तैयारियों में जुटे हैं, हम जानना चाहेंगे उनको आप क्या सलाह और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो यूपीएससी एग्जाम है, उस एग्जाम को हम लोगों को समझना चाहिए कि यूपीएससी का जो पैटर्न है, उसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस बैंक का स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। और यूपीएससी ऐसा एग्जाम है कि प्रति वर्ष अपना पैटर्न चेंज करता जा रहा है, तो हमें उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से अकोमोडेट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें। और यूपीएससी की तैयारी करने से पहले ही ये पहला कर्तव्य होना चाहिए स्टूडेंट का कि वो अपना गोल सेट करे कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सबसे पहली चीज होती है गोल सेटिंग। और एक बार जब गोल सेटिंग हमारी हो गई कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो यूपीएससी वो हार्ड लेबर, आपको पूरी तरीके से रमना पड़ेगा, जिसको रमने बोलते हैं, कि भाई वो एक वही एक लक्ष्य हो, यह मान करके हमें उसमें लगना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करना पड़ेगा। कई सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक अब तो सिंगल सब्जेक्ट कर दिया है कि आप एक सब्जेक्ट आपको लेके करना है। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, मेंस है, और जो पर्सनालिटी टेस्ट है, तो यूपीएससी बेसिकली यह जज करता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, कि आपको यदि फील्ड में भेजा जाता है काम करने के लिए कि डिफरेंट पदों पे, तो आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो इसी का टेस्ट जनरली मेंस और इंटरव्यू में इसी का टेस्ट लिया जाता है। जो पीटी है, पीटी में यह देखा जाता है कि जनरल एबिलिटी आपकी क्या है, कि आप जो कंपेटिटिव टेस्ट है उसमें जीएस के क्वेश्चंस हैं, सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो जनरल एबिलिटी आपकी टेस्ट करता है। लेकिन मेंस और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को और नॉलेज को टेस्ट करता है। मेंस खास करके नॉलेज को भी वो टेस्ट करता है, तो हमें उसके हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। दूसरा कि डेडिकेशन, कि जब तक हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर जाए, तब तक हमारी जो पढ़ाई की रफ्तार है और तैयारी की रफ्तार है वही होनी चाहिए। मैंने अपना प्रिपरेशन यही नहीं, मैं कई एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो चाहे एमबीबीएस हो, या एमएस सर्जरी के दौरान हो, या उसके बाद भी मेरा इंटरव्यू हो, तो हमने यह मान कर तैयारी किया कि यदि कल एग्जाम हो जाएगा तो कल भी हम लिख सकें, इस लेवल का प्रिपरेशन मेरा हो। एग्जामिनेशन के मैंने तारीख का इंतजार नहीं किया कि इस एग्जाम की तारीख निकलेगी फिर मैं प्रिपरेशन करूंगा। जनरली कई जगहों पे ये चूक होती है कि एग्जाम का डेट आएगा फिर हम प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, हम अपने प्रिपरेशन को उसी रफ्तार में, उसी हाइट पे ले चले, यह मान करके ले चले कि एग्जाम कभी भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी एग्जाम में रखें तो निश्चित रूप से बेहतर तरीके से होगा। मोटिवेशन की कमी कभी कभी हो जाता है, कई बार
डिमोटिवेट लोग होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम आपके 2-3-4 दोस्त हों, जिसके साथ बैठ के बातें कर सके आप, और बात ही नहीं, बैठ कर डिस्कशन कर सके, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि आप जब तक डिस्कशन विधिवत तरीके से नहीं करेंगे तो खुद से सभी चीजों को पढ़ लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो एक डिस्कशन इंपॉर्टेंट है और वो दोस्ती आपको मोटिवेट करेंगे। थर्ड है कि जब भी मोटिवेशन की कमी लगे तो मेडिटेशन को मैं सजेस्ट करूंगा कि लोग मेडिटेशन करें, उससे काफी आपको लाभ मिलेगा। या जिस चीज की जो या पूजा हो या पूजा अर्चना हो या नमाज अदा करना हो, मतलब जो जिस धर्म को पालन करते हैं, तो वहां कुछ अपने गॉड में फेथ होना चाहिए। हम लोग वहां बैठ भी जाएं, जब वहां भी जाकर कई बार मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन की कमी हो तो ये भी सोचना चाहिए कि हमने अभी तक खोया क्या है। हम पाने की बात सिर्फ कर रहे हैं तो डिमोटिवेट क्यों होना है। हम पाने की बात कर रहे हैं और उस हद तक उसको हम प्रिपेयर करें कि हम उसको पा करके ही रहे, हम वहां क्वालिफाई करके ही रहे। तो यही मोटिवेशन मेंटेन रखने का कुछ माध्यम हो सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए समस्त इंडियन मास्टरमाइंड्स टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। शुभ रात्रि। ये बात की दर्शकों, हमने हमारे आज के गेस्ट आईएएस और गोपालगंज के टीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से काफी कुछ सिखला, काफी कुछ बतला गए हमें। खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो संदेश उन्होंने दिया है वो है कि डेडिकेटेड रहें और खुद पर भरोसा करें। प्रक्रिया के बीच में कभी भी हताश निराश नहीं रहे और अपने आसपास हमेशा ही सकारात्मक व्यक्तियों को प्रवेश करने का मौका दें और खुद को हमेशा ही सकारात्मकता से लबरेज रखें। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आपसे वापस से मुलाकात होगी हमारी अगले अंक में एक नए अधिकारी के साथ, एक नए मास्टरमाइंड ऑफ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।